चलो, गुड इवनिंग गाइस। आप इसको कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये दीज क्वेश्चंस आर कंबाइंड फॉर upcoming examinations. Most likely questions are collected. आर्यन, अगर बीच में कोई आवाज नहीं आएगी तो इंटरप्ट कर लेना, ठीक है? मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप रिप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो ये कंप्लीट सेट है, एक जो कि ऐसा है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने इसको सेगमेंट वाइज भी डिवाइड किया है। तो लाइक सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करेंगे आज कंप्लीट, और ये आपके पास पीडीएफ भी भेज दूंगा तो आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है? तो जैसा कि पहला क्वेश्चन देखो, केमिकल रिएक्शंस व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो इसमें क्वेश्चन आपको जैसे आएगा तो वैसे ही ये डिफिकल्टी लेवल इसका थोड़ा सा अच्छा है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें ये जैसे कि आपको दिया हुआ है ये चार ऑप्शन, ये ऑप्शन देख के भी आप इसको हटा सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। तो जैसे आपको पता है कि पोटेशियम का मैंने कलर बताया था कि ये येलोइश कलर होता है, तो वहीं से आपको इसका आंसर भी लगभग लगभग मिलता जुलता मिलेगा। तो येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, ठीक है? क्यों होगा? क्योंकि ये क्या करता है, लेड आयोडाइड बनाता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है ना, लेड नाइट्रेट के साथ मिलेगा तो क्या करेगा। अब यहाँ से पोटेशियम आयोडाइड का आयोडाइड, और यहाँ से ये लेड है जो कि पीबी, ठीक है? तो अब ये लेड आयोडाइड बनेगा, इसको सब्स्टिट्यूशन जैसे वो उसको एलिमिनेट करते हैं पोटेशियम को, तो लेड जो है कंबाइंड हो गया आयोडाइड के साथ, तो लेड आयोडाइड बनाएगा, इसलिए क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब आपको क्या होगा, आगे आ रही है आवाज, आ रही है? बीच में चले गए थे। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एसिड और बेस से। तो इसमें जैसे आपको ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग देगा या डिक्रीजिंग देगा, एसिड की स्ट्रेंथ। तो आपको पता है कि न्यूट्रल क्या है, वीक क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, और मॉडरेट क्या है। आपको ये इन बिटवीन मॉडरेट रहेगा, मगर 3 देता है तो सीधी बात है कि न्यूट्रल से लेके स्ट्रॉन्ग तक जाना है। अब ये बात कर रहा है, ये ऑर्डर में बिल्कुल फोकस करके रखना है कि ऑर्डर की बात कर रहा है, वो ऑर्डर इंक्रीजिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लगा दो। तो क्वेश्चन बड़ा प्रिकॉशन के साथ पढ़ना है, और साथ में आप जब इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है तो वाटर आपको पता है कि न्यूट्रल होता है, और देन एसिटिक एसिड, एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl सबसे स्ट्रॉन्ग है, आपको पहले ही बताया था। HCl हो, आपको सल्फ्यूरिक एसिड हो, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं, ठीक है? नाइट्रिक एसिड हो, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड आती है। तो आपको कैसा ये फ्रेम बन रहा है, वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहला होगा न्यूट्रल, देन वीक, देन स्ट्रॉन्ग, ठीक है? अब आ जाओ लाइव प्रोसेस से। लाइव प्रोसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है, वो मुझे ये लग रहा है कि इस बार ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग इंस्ट्रूमेंटल का पोर्स का किसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फ्लावर से। तो इसको पता है आपको, इसमें गॉड सेल होती है, गॉड सेल की स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है, जो कि इसको ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जिम्मेदार होता है। वाटर गार्ड सेल, ये आंसर होगा। बिल्कुल आपको माइंड को मेकअप करके चलना है कि सब कुछ पढ़ा है, उसमें से कुछ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं अंदर से, क्योंकि हर बार सीबीएसई क्या करता है, आपको टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन किसी एक लाइन में से क्वेश्चन आता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लग रहा है मुझे कि ये पूछा जा सकता है, वाटर इन गार्ड सेल इसका आंसर होगा। देन
फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में सेम क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इससे सिमिलर क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको लेंस का पावर दिया है, आपको पहले ही बताया कि लेंस का पावर कैसे काम करता है, बिल्कुल इसको याद फार्मूले से ही कन्वर्ट करके आएगा। लेकिन इन्होंने क्या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, आपको डायरेक्टर दे दिया लेंस का पावर, अब आपको आंसर पूछ रहा फोकल लेंथ बताइए। फोकल लेंथ रहता है पावर निकालना, वो डायरेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा है, पावर दे दिया है, फोकल लेंथ पूछ रहा है। आपको पता है कि फोकल लेंथ 1/p होता है। अब फोकल लेंथ देता है, आप पावर निकाल लेते हो। यहाँ उल्टा पावर दिया है, फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ बराबर 1/p। अब ये भी देखना है कि निगेटिव है या पॉजिटिव है। आपको पता है निगेटिव दिया है तो कॉनकेव लेंस हो जाएगा, पॉजिटिव दिया हुआ तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से निगेटिव और पॉजिटिव एक्सिस के लेफ्ट साइड और राइट साइड कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो निगेटिव आएगा इसका आंसर, क्योंकि ये पावर निगेटिव में दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका। और आपको पता है डायप्टर मीटर में होता है, उसको कन्वर्ट कर लेना है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, और उसको इसमें जब कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा 50। ठीक है, यूनिट का भी बहुत ध्यान रखना है विशेष तौर पे। ठीक है आर्यन, इतनी बात समझ में आई। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंटल्स। इसमें क्या है, आपको फूड चेन तो कई बार पूछा है, आपको पता है फूड चेन डायरेक्ट पूछेगा तो आप बना दोगे, लेकिन कई बार ना ट्रॉपिकल लेवल पूछता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने इसको कवर करने की कोशिश किया है कि इन फूड चेन थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाई। अब ये कैसे भी पूछ सकता है, या थर्ड टॉपिक लेवल बताइए, या कौन ऑक्युपाई करता है ये बताइए, या फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, और उसके बाद डिकम्पोजर और प्रोड्यूसर, ये चार होते हैं। अब ये 5 और 6 की साइकिल भी बनती है, लेकिन मोस्टली यही चार होते हैं। तो आपको इसमें पता है कि सबसे पहले अगर बात करो तो ये प्रोड्यूसर आता है, प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोरस आता है, हर्बीवोरस जो कि वो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, कॉर्निवोरस जो केनाइन फॉर जिनके पास केनाइन होता है। तो आपको पता है थर्ड लेवल, ये फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर हो गया, सेकंड लेवल हर्बीवोरस हो गया, थर्ड लेवल पे कार्निवोरस हो गया। ठीक है, इसका आंसर कार्निवोरस होगा। लेकिन बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उसमें हर्बीवोरस के बारे में पूछ सकता है, कार्निवोरस या डिकम्पोजर या प्रोड्यूसर। लेकिन आपको पता होना चाहिए लेवल, ये लेवल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसमें क्या है, जैसे इसने दिया है, आपको मैंने पहले ही बताया कि आपके पास जितना भी हम वोर और वो मिनरल्स पढ़े हैं उनमें अलग अलग रेंज, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस को मिला के ये क्वेश्चन ऐसा बनता है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है। चाहे डिफरेंस पूछे या दोनों में डिफरेंस पूछेगा तो भी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन आएगा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस रिलेटेड आपको इक्वेशन लिखनी होगी रोस्टिंग वर्सेस कैल्सिनेशन में। तो रोस्टिंग में क्या होता है, हीटिंग करेंगे सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। आपको पता है इसमें एक्सेस एयर देना पड़ता है, तब जाके रिएक्शन होगी। ठीक है, ये बिल्कुल याद कर लेना है इसको, एकदम एज इट इज क्वेश्चन आएगा ऐसे ही। और नहीं भी आएगा तो आपको एग्जाम्पल में लिखने के लिए आएगा, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा जिंक सल्फाइड और इसमें एक्सेस एयर दिया 3O2, तो क्या हुआ डिकम्पोज हुआ, ऑक्सीजन टूटा, यहाँ पे ZNO बन गया और यहाँ पे SO2 बन गया। ठीक है, अब सेम वे में आ जाओ, कैल्सिनेशन में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, हीटिंग कार्बोनेट्स और इन लिमिटेड एयर और नो एयर। आपको पहले बताया इसमें हीट रिलीज होती है, तो इसमें क्या है इन्वायरमेंट से एयर ऑटोमेटिक मिलती है, इसको हीटिंग करने के साथ एयर देने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है हीटिंग करने के साथ एयर देने की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले से ही जो कार्बोनेट है ये टूट जाएगा, CO2 फॉर्म करेगा। ठीक है, बिल्कुल एक एग्जैक्ट इक्वेशन ऐसे याद करके रखना है और डायरेक्ट लिखना है वहाँ पे जाके टाइम सेविंग के लिए। ये इक्वेशन बिल्कुल रोस्टिंग कैल्सिनेशन के लिए याद कर लो। जिंक सल्फाइड को तोड़ेंगे, जिंक ऑक्साइड बनेगा और SO2 बन जाएगा। इधर जिंक कार्बोनेट को तोड़ेंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। CO2 वहाँ निकलेगा जहाँ पे एयर नहीं होगी, पता है आपको इसमें हीट रिलीज होती है। देन क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। अब कह रहा है कि जैसे फोटोसिंथेसिस है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, लेकिन
सिंपल क्वेश्चन ये रहता है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन काम कर जाएगा, इसलिए तो ये इक्वेशन बिल्कुल याद करके चलना है कि CO2 होता है, 12H2O होता है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत है, तो यहाँ पे एरो के ऊपर सनलाइट बता देना, सनलाइट दिखाना भूल गया। तो सनलाइट में क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल CO2 और 12H2O को लेता है। वाटर लेना जरूरी है, आपको ये भी बताया था। तो 12H2O ये कंबाइन होके C6H12O6 बनाता है, C6H12O6। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, C6H12O6 प्लस CO2 प्लस H2O। देखो यहाँ पे CO2 और H2O, यहाँ पे O2 और H2O है। CO2 यहाँ चला गया तो क्या बना है, C6H12O6। तो बिल्कुल याद रखना है, C6CO2 से टोटल C यहाँ पे आ गया, C6H12O6। यहाँ पे H2O से टूटा तो कुछ H2O बच गया और कुछ O2 बन गया, तो 6H2O यहाँ बना, 6O2 यहाँ बना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन बिल्कुल याद होनी चाहिए। यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में इक्वेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस 99% है, ये समझ। नहीं भी आया अगर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको ये लिखने के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, रेट ऑफ ब्रीथिंग। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, जैसे एरोबिक अलग है, एक्वेटिक अलग है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप पढ़ लेना। बट इस बार का मुझे लग रहा है कि हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो मुझे लग रहा है एक्वेटिक से इस बार पूछना चाहिए। तो इसमें क्या है, व्हाई इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्यों होता है, तो इसका सीधा एग्जांपल है, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो। सीधी बात है, आपको पता है वाटर के अंदर होता है, वाटर के अंदर बहुत लिमिटेड जो है एयर होती है, या एयर बोले या ऑक्सीजन बोले, मतलब एयर के साथ ही ऑक्सीजन भी होती है, NO2 भी होता है, तो ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑक्सीजन इन एयर। ठीक है, मतलब ए एनवायरमेंट की बात कर रहा है बाहर, इक्वेटिक के बाहर, मतलब वाटर के बाहर। Therefore, the aquatic organism have to breathe faster and gets enough oxygen for the survival. ठीक है, अब आ जाओ, द वायर ऑफ रेसिस्टेंस इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब ये क्या करता है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, 3 पार्ट्स में कट जाएगा, 4 पार्ट्स में कट जाएगा, 6 पार्ट्स में कट जाएगा, तो वायर ऑफ द रेसिस्टेंट इट कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आपको पता है ये रेसिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है। दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब उसको इक्वल पार्ट में कट दिया, अब पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है, तो कैसे निकालना है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्या करेंगे, कोई रेसिस्टेंस है तो R/5 कर दिया, टोटल रेसिस्टेंस किस में डिवाइड हो गया, R/5, छोटा छोटा पार्ट छोटे छोटे में चला गया। तो अब आपको पता है कि अब पैरेलल के लिए फार्मूला है 1/R, 1/R सब इक्वल है, तो 5/R बन गया। अब आपको पता है कि R/5 यहाँ पे वैल्यू दिया है 1 का, तो अब यहाँ पे इक्वेशन में रख देंगे, तो 5/R/5 बनेगा, तो 25/R, तो R/R डैश का रेशियो बनेगा 25। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और ऐसे आता ही हर बार। ठीक है,
अब ये लिख रहा है कि स्टेट टू रीजन व्हाई स्टार्स ट्विंकल व्हाइल प्लैनेट डू नॉट। ठीक है, स्टार्स के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है गैलेक्सी से रिलेटेड। तो स्टार क्योंकि ट्विंकल करता है इसलिए ये क्वेश्चन आता है। तो सीधी बात है, आपने अब लाइट रिफ्लेक्शन पढ़ा है तो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से क्या, लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट पॉइंट साइज सोर्स एंड व्हाइल द प्लैनेट डू नॉट बिकॉज दे आर क्लोजर एंड अपीयर लार्जर दैट एवरेज आउट ऑफ दिस इफेक्ट रीजन मीन बाई डिस्टेंस एंड अपरेंट साइज। आपको पता है स्टार का साइज क्या होता है, फार अवे होते हुए भी बड़ा होता है। एंड द मिड पॉइंट सोर्स लाइट प्लैनेट्स आर मच क्लोजर अपीयर लार्जर डिस्क। ठीक है, क्योंकि ये पास में होते हैं इसलिए बड़े दिखते हैं और ये दूर होते हैं इसलिए छोटे दिखते हैं, अदरवाइज ये क्या है, बड़े होते हैं। सेकेंड वन, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस। लाइट फ्रॉम द स्टार्स पास थ्रू द टर्बुलेंस एटमॉस्फेरिक लेयर एंड causing the single points light shift flickers, flicker मतलब वही twinkle light from the different part of the planet disk cancel out these fluctuations resulting in the study of non twinkling light। ये ऐसे है, ये शायद पहली बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको, तो इसको आप देख लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं लॉजिकल टाइप के। Why the damage to ozone layer cause concern and non and name one chemical responsible for इट। पता है ओजोन लेयर के लिए सीधी बात हमने पहले ही पढ़ाया था कि अल्ट्रावायलेट रोकने के लिए हमें ओजोन लेयर की रिक्वायरमेंट होती है और उसको डिग्रेड करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार होता है। अब इसको पढ़ सकते हैं। रीजन क्यों है, क्योंकि यूवी रेडिएशन आएगी तो वो हमारे लिए क्या, स्किन के लिए सीवियर हेल्थ इशू है ना, कैंसर लाइक आइज के लिए भी नुकसानदायक होती है। केमिकल रिस्पॉन्सिबल है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मेन तो यही होता है। बाकी रेफ्रिजरेशन में भी है, जो आपको पता है कि R134 इस टाइम चलता है, अदरवाइज R11 और R12 दोनों हानिकारक होता है, जो कि एसी में यूज होता है या रेफ्रिजरेशन में। और अदर भी हैं हेलोन्स, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड, बट इनका इम्पैक्ट बहुत कम है। ठीक है, अब आ जाओ। अब ये क्वेश्चन क्या है ना, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछता ही पूछता है। अभी मैंने इसमें क्या है ना आपको नॉलेज के लिए डाल दिया है कि मीथेन होगा तो कैसा होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा तो कैसा होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पूछेगा तो कैसा होगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोले तो O2, वो और वो के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, सब में 6 होता है, इसमें भी 6 होता है, तो यहाँ पे शेयरिंग में 4 आ गया। ठीक, ऐसे ही है मीथेन में अलग अलग है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो सब में एक इसका शेयरिंग है। आप एक को क्रॉस से एक को डॉट से दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एच और सी के बीच में बन रहा है ये। अब कई बार कैसे ऐसे पूछ देगा जिससे जिनके बैलेंसिंग में दिक्कत रहती है, जैसे Mg2+ है और 2Cl इसके साथ आएगा, ये अकेला है इसके 2+ है तो 2Cl लगेगा, तो इनका बॉन्ड कैसे बनेगा, तो इसको ट्वाइस बनाना पड़ेगा, तो इसका इसके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डॉट स्ट्रक्चर बना के आपको आने पड़ेंगे। आ रहा समझ में? ठीक है आर्यन, नेक्स्ट चले। चलो अब आ गया कि एक्सप्लेन व्हाई सोडियम इज केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। आपको पता है सोडियम रखने के लिए उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखना पड़ता है। एंड व्हाट हैपन व्हेन द पीस ऑफ आयरन इज डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, राइट द केमिकल इक्वेशन, ऐसे पूछ लिया। तो हाईली रिएक्टिव होता है, रिएक्ट विद विग्रेसली ऑक्सीजन मॉइस्चर इन एयर कैचेज फायर केरोसिन प्रिवेंट दिस कॉन्टैक्ट। तो उसको आग से बचाने के लिए क्या करते हैं, केरोसिन में रखा जाता है। आपको पता है कि शिप में भी कई बार हमें सिग्नल देने के लिए ये लोग सोडियम का ही इस्तेमाल करते हैं, उसको बाहर इन्वायरमेंट में फेंकते हैं या पानी में फेंकते हैं तो वो ब्लास्ट करता है, तो दूसरी शिप आ रही थी तो उसको लोकेशन पता चल जाता है कि ये कहाँ पे है। तो कई बार इसके लिए पॉजिटिव भी यूज होता है और इसको बचाने के लिए आग से केरोसिन ऑयल में रख के रखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि आयरन को डिप करेंगे तो CuSO4 के साथ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हो गई, जो कि ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशंस फेड लाइट ग्रीन भी बनेगा। तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए बोल रहा था Fe+CuSO4, तो क्या करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में FeSO4 बना लेगा और Cu को बाहर कर देगा। अब ये एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, और Cu सॉलिड होगा। अब आ जाए ह्यूमन फिलोसफी के लिए। फिजियोलॉजी में कैसा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। आपको पता है हार्ट से रिलेटेड आजकल इतनी बीमारी हो रही है, तो हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है और नेसेसरी क्यों है, इसलिए डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड पासेस फ्रॉम द हार्ट ट्वाइस, एक बार उसको उधर से लेके जाता है
जिसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट, और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट बॉडी एंड हार्ट। ठीक है। नेसेसरी क्यों है, क्योंकि इट अलाउज हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है, कैरी करेगा ब्लड सर्कुलेशन में, और वो बॉडी को ऑक्सीजन वहीं से मिलता है। ठीक है। अब हेरेडिटी में भी क्या है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये कई बार मैंने क्वेश्चन ये किया है और बताया भी है, सेम क्वेश्चन पूछेगा कि टी, ये टाल प्लांट हो गया, ये शॉर्ट प्लांट हो गया, तो आप प्रोटाइप जनरेशन, फोटोटाइप, फिनोटाइप जनरेशन, एंड व्हाट विल बी द रेशियो टू फॉल शॉर्ट प्लांट एंड जनरेशन इफ सेल्फ पोलिनेटेड। अब इसके लिए एक अलग अलग वो दोनों बनाने पड़ेंगे टेबल आपको। तो इसके लिए देखो कि फिनोटाइप एंड जनरेशन, ए डबल टी हो गया ये, तो इसके लिए एक टेबल बनेगी इसमें, आपको टॉल कैसे बनेगा, शॉर्ट कैसे बनेगा, ये देखो यहाँ पे स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी टॉल बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बनाएगा, यहाँ पे भी सेम टॉल बनेगा और यहाँ पे शॉर्ट बनेगा। तो आउट ऑफ 4 1 इज ओनली शॉर्ट। ठीक है। तो इसका रेशियो बनेगा 3:1, फिनोटाइप रेशियो हो गया। और जेनोटाइप रेशियो की बात करेगा तो आपको पता है कि ये दो है जो 2 बन रहे हैं, एक कैपिटल 1 बन रहा है और एक शॉर्ट 1 बन रहा है, तो 1:2, 2:1। ठीक है। ये ऐसे बनेगा जेनोटाइप रेशियो, ये हो गया फिनोटाइप रेशियो। ठीक है। ये क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। अब लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, आपको एच दिया है, यू दिया है, एफ दिया है, अब वो फार्मूले में डाल के ही बनाना है। ऐसा न्यूमेरिकल आएगा ही, और आप में पूछ लेगा नेचर, तो नेचर लिख के आना है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आ जाओ मैग्नेटिक इफेक्ट में। इसमें कहता है व्हाट इज सोलेनोइड, ये परफेक्टली इस क्वेश्चन को याद करके जाना है, चाहे जैसे भी करके। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए आया है। तो सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न इंसुलेटेड कॉपर वायर। और उसमें क्या है, क्लोज वायर, क्लोज को नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, तो वो सोलेनोइड कहलाता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट पासेज होती है, तो ये क्या है, बार मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है। बार मैग्नेट में बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनती है, आपको पहले ही बताया है। फील्ड लाइन जब मल्टीपल टर्न हो जाते हैं तो दैट लाइन्स लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, वो बीच की दिखती नहीं है, इसलिए तो आपको ये पैरेलल लाइन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये सब अब देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। पोलैरिटी के लिए राइट हैंड थंब रूल आपको पहले ही बताया गया है, और लेफ्ट हैंड थंब रूल किस लिए यूज होता है ये भी बताया है, फोर्स निकालने के लिए, करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए, दोनों के लिए। अब लिस्ट ऑफ 3 एडवांटेज कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन पैरेलल रेदर देन सीरीज। अब वो कहता है कि पैरेलल में कनेक्ट करने के फायदे क्या हैं सीरीज से। तो ये क्वेश्चन मतलब जेन्युइन एप्लीकेशन बेस्ड है, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जिसे डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है, कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन पैरेलल इज सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट देन सीरीज। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होता है, तो एक फेल होता है, दूसरा उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अल्टरनेट इसमें क्या है, पैरेलल ईच एप्लायंसेस हैज इट्स ओन separate path of current, and if one device fail is switched off and the rest of the applications continue। ठीक है। ये फायदा होता है। सीरीज में रहेगा तो एक ब्रेक डाउन हो गया तो सबके लिए खत्म, सारा स्टॉप हो जाएगा। कांस्टेंट वोल्टेज, ऑल डिवाइसेज इन पैरेलल फुल सप्लाई वोल्टेज। ठीक है। और क्योंकि पता है आपको पैरेलल में है तो सबके लिए टर्मिनल सेम है, और वोल्टेज डिफर होता है एंड्स पॉइंट्स पे, टर्मिनल पे, तो टर्मिनल्स पे क्या वोल्टेज सभी का बराबर मिलेगा। ठीक है। इंश्योर द एवरी एप्लायंसेस ऑपरेटेड एट द रेटेड पावर। कई बार क्या सीरीज में करते हैं तो पावर रिड्यूस हो जाता है, तो पावर ऑप्टिमम पावर जो चाहिए होती है वो नहीं मिलता है। ठीक है। सेपरेट कंट्रोल सिस्टम ये भी लगाया जा सकता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट स्विच, तो वो ये सब फेलियर को बचाने के लिए है। आ जाओ फिर इसमें, अब इसमें क्वेश्चन आता है स्टेरिफिकेशन और स्पोनिफिकेशन का। ये क्वेश्चन भी आने के मुझे लगता है कि 80-85% चांसेस हैं। ये क्वेश्चन स्टेरिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड आएगा। और डिटर्जेंट, वाई डिटर्जेंट इज बेटर देन द सोप, ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा जा चुका है, मतलब 3-4 साल पहले। और ये रिपीट ही होते हैं क्वेश्चन, को टर्म्स चेंज कर देता है बस, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं से घुमा के क्वेश्चन आता ही है। तो आपको इसमें ये इक्वेशन याद रखनी है, CH3COOH और C2H5OH, इसके साथ मिलाते हैं तो CH3CO C2H5 बन जाता है, H2 बाहर निकलता है। बस सिंपल से एस्टरिफिकेशन का ये इक्वेशन है। एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर से रिएक्शन कराना C2H5OH से। तो आपको बताइए एस्टर फॉर्मूला क्या है। एंड देन स्पोनिफिकेशन में क्या होगा, ये जो बन रहा है यहाँ,
यही ये यहाँ पे CH3 COOH C2H5 इसको NaOH से रिएक्शन कराते हैं। NaOH हो KOH हो किसी से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे Na आएगा या Ka आएगा, यहाँ पे C2H5OH आएगा हमेशा। यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ पे ये यही रहेगा C2H5OH ही रहेगा, यहाँ पे KOH होगा तो यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एल्कलाइन दोनों ही होते हैं। ठीक है, दोनों ही आपको अब डिपेंड करता है नहाने वाला साबुन है या कपड़ा धुलने वाला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चाहिए तो KOH होता है, उससे सॉफ्ट चाहिए तो NaOH होता है। तो डिटर्जेंट दे डू नॉट स्कम insoluble precipitate with the calcium magnesium ions present in the hard water and where it is solved. अब इसमें क्या होता है कई बार कि हार्ड वाटर में जब ये सब जो आयंस हैं ये इनके प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि वो उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता। रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आप देख लेते हैं। आर्यन एक बार रिप्लाई करो, आवाज जा रही कि नहीं मुझे पता नहीं चल रहा। देख के बताओ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, देखो नीट डायग्राम ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इस बार आने की संभावनाएं हैं, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना। और अभी दिखाता हूँ ओरी फेलोपियन और ट्यूब और यूट्रस, इसको डिफाइन करने के लिए आएगा। इसको मतलब लेवल मतलब आपको इसको लोकेशन जहाँ होता है वहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा, इसके बारे में, क्योंकि आजकल ना क्या है ये बहुत कॉमन हो गया है, थोड़ा सा लोग बात भी करते हैं इसके बारे में, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विद एग्जांपल, लाइक इसमें दे दिया तो ये ओरी यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स है और यहाँ पे यूट्रस है। प्लेसेंटा के लिए अ डिस्क लाइक टिश्यू एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल। ठीक है, and it provides the large surface area and glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo, remove waste product like CO2। ठीक है, इसे होता है प्लेसेंटा का काम, ये बर्थ में काम आता है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, इसमें दिया हुआ अ मेथड वेयर न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स स्टेम्स और लिप्स। जैसे तो पता है कि रोज फ्लावर होता है तो उसका रूट से भी निकल जाता है, मतलब रूट बोल रहा हूँ स्टेम से, है ना, बहुत सारी चीज़ें तो उसमें यहाँ से आता है। तो इसके एग्जांपल के लिए भी देते हैं कि बेरियोफाइलम। ठीक है, ये लीफ से ही अपने प्रोड्यूसिंग बर्ड्स वहीं से इसका वो होता है। ठीक है, ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव मतलब सीधी बात है ये प्लांट से रिलेटेड ही है, तो उसके रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स में अब ओम्स लॉ के बारे में बताया है आपको। ओम्स लॉ के बारे में सीधे स्ट्रेट एक क्वेश्चन आएगा, मतलब एक क्वेश्चन हो गया और उसका डिफिनेशन हो गया, तो इसको लिखने के लिए आ सकता है, साथ में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछा हुआ है। ठीक है, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, द लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर और इन अ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड। अब पता है पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज का मतलब ही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अक्रॉस द टू एंड, चाहे टू पॉइंट्स, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब साथ में आपको देखने वाला बात है कि आपको ये लिखना है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड क्या, इट्स फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर प्रेशर एटीसी मतलब एक्सेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट। आपको ये लिख के आना है, अगर ये लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स होगा, तो 2 में से 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिखने हैं। इट्स फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आएगा और रेसिस्टेंट होगा, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई की जगह बी इक्वल टू आई आर लिख देंगे। ठीक है, वेयर आपको ये लिखना पड़ेगा, बिल्कुल ये लिख के आना, अदरवाइज नंबर भी कट सकता है। तो भी इक्वल टू क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मेजर इन वोल्ट और इसका सिंबल वी। इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इन एम्पियर, सिंबल ए। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मेजर्ड इन ओम, इसका सिंबल ओमेगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो ऐसे ही दे दिया मैंने, थोड़ा सा पढ़ लेना। अब ये क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे 5 ओम दिया है और 10 ओम दिया है, 30 ओम दिया है और वोल्टेज 12 वोल्ट दिया है, तो बोल रहा है कि अब इसका वो बताए। ठीक है, तो अब इसका 1/, करके ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आर पी इक्वल टू 3 आ गया। अब ये कह रहा है टोटल करंट बताओ, तो टोटल करंट करके आई इक्वल टू बी आई अपॉन आर टी टोटल रेसिस्टेंस। अब टोटल रेसिस्टेंस डिवाइड कर दो 3 से, तो आई हो रहा 4 एम्पियर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आएगा। अब कह रहा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आप इस मतलब आप
बताइए। तो अब ये भी आपको पता है, जो लॉ ऑफ हीटिंग एच टू आई स्क्वायर टी, तो ये लिखना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब सीधे इन द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज लिखना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेसिस्टेंस, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो यहाँ पर फार्मूला में ये बन जाएगा एच स्क्वायर टू आई स्क्वायर, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन के लिए पूछ लिया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस के लिए जैसे क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, हीटर, है ना, और जो वो होता है बल्ब, उसमें नाइक्रोम की वो होती है फिलामेंट्स, ठीक है। हाई रेसिस्टेंस टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा। तो इन सब चीज़ों में क्या हाई रेसिस्टेंट वायर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है, टंगस्टन का होता है, तो यहाँ पे भी टंगस्टन फिलामेंट है। और ये हम ऑप्टिमम रखने की कोशिश करते हैं कि वो जितना ज़्यादा हॉट होगा तो बल्ब फिर बाद में ब्रेक भी हो जाता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इसको मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। बिकम्स द हॉट देन इट्स इमिट्स लाइट, बस रेड हॉट होने के लिए इतना इतना रेसिस्टेंस चाहिए कि जो उसको रेड हॉट बनाए। केक केक बाबा काटोगे, लो बाबा काटोगे केक, लो काटो। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज में पता है आपको कि ये अपनी उसको बचाने के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या है कि जितना ज़्यादा इसमें वो रहेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज टूटेगा तो आपकी सप्लाई वहाँ पे आपके अप्लायंसेस को खराब नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिकल फ्यूज में इस्तेमाल होता है। अब आ जाओ, देखो ऑप्टिक्स से केस स्टडी में पूछा जा सकता है कैसे भी फॉर्म में क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैंने जनरल क्वेश्चन दिया है, और ऐसे क्वेश्चन अगर पढ़ लिया आपने तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको कर ही ले जाओगे। जैसे मैंने इस वाले पोर्शन को लिया है, ह्यूमन आइज यूजेज अ कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म इमेज, स्टूडेंट अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड। अब देखो इसमें क्या होता है, सीधी बात है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया कि ह्यूमन आइज को कॉन्वेक्स लेंस लगा रहा है, तो आपको ये समझना है कि कौन सी प्रॉब्लम है, जैसे मायोपिया हो गई, क्योंकि आपको पता है ये कॉन्वेक्स लेंस था। अब उसका क्या है, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ वहाँ देख नहीं पा रहा है, किसी बियॉन्ड, तो आपको पता है कि पास का तो देख रहा है, बियॉन्ड नहीं देख पा रहा, मतलब उसके बाद नहीं देख पा रहा है। तो ये कह रहा है आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, पहला क्वेश्चन। द स्टेट ऑफ टू पॉसिबल कॉज इफेक्ट, फिर ड्रॉ द राइट डायग्राम, ठीक है, सीधा क्वेश्चन है। तो अब पहले क्वेश्चन घुमाया, अब सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ये क्या है, तो आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, तो इसमें सीधी बात आई क्वेश्चन, कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड 2 मीटर, इसका मतलब वो पास का देख ले रहा है, पास का देख ले रहा है, तो नियर साइटेडनेस हो गया। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है, मायोपिया, सीधी बात है। जो आदमी जितना नियर साइटेडनेस देख रहा है, नियर का देखता है तो नियर साइटेडनेस हो गया, और दूर का देख रहा था डिस्टेंस साइटेडनेस, तो मायोपिया और हाइपर मायोपिया, ठीक है, सीधी बात समझ गए। पास का देख लेता है, दूर का नहीं देखता, पास का देखता तो मायोपिया, दूर का नहीं देख पाता तो हाइपर मायोपिया, सीधे टर्म है, एकदम याद करा रही है। अब स्टेट टू पॉसिबल कॉज क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल बढ़ जाने की वजह से होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। अब क्या है, कर्वेचर अगर बढ़ गया तो उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है, तो पास का देखता है, दूर का नहीं देख पाता, ठीक है। आई लेंस टू थिक एंड कर्व मेकिंग इट्स कन्वर्जिंग पावर टू स्ट्रॉन्ग, पहले इमेज बना देता, फोकल लेंथ बनता नहीं है, तो इसलिए दिक्कत होती है देखने में, ठीक है। ये आ गया दो एग्जाम्पल, दो रीजन, मतलब किसकी वजह से होता है पॉसिबल कॉज इफेक्ट। अब केमिस्ट्री में कह रहा है कि पीएच इज ए मेजर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एसिड नेचर या बेसिक नेचर, ठीक है। तो इसमें क्या, व्हाट इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब पीएच वैल्यू क्या है, 7 है, जो कि क्या है वाटर है, ठीक है। हाउ डज द पीएच चेंजेस इन माउथ आफ्टर ईटिंग शुगर फूड, मतलब सुगरी फूड चाहे कोई भी, मतलब जिसमें शुगर हो, एंड हाउ कैन दिस लीड टू टूथ टिके। अब ये देखो एप्लीकेशन को घुसा दिया इसमें, तो सीधी बात है क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब हम क्या हो गया,
मतलब उसमें क्या है, माल्टोज होगा, फ्रक्टोज होगा, सुक्रोज होगा, जहां पे भी सुगरी होगा वहां पे सुक्रोज होगा, ग्लूकोज होगा मान लो। अब सुगरी फूड को खाने के बाद टीथ के डीके से कनेक्ट कर दिया। अब इसको इसका आंसर देखते हैं। बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाई डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। अब शुगर को तोड़ेगा और क्या होता है हमारे लार्वा, ठीक है, बाल्टूज उसको बोलते हैं, बैक्टीरिया को बनाता है, उससे उसको तोड़ेगा शुगर को। इफ पीएच फॉल्स बिलो 5.5 द टूथ इनेबल स्टार्ट करोडिंग। समझ में आई बात। अब सीधी बात ये कह रहा है कि पीएच वैल्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब बॉडी में अगर कुछ जा रहा है तो उसको डिकम्पोज होने के लिए एसिडिक नेचर होना चाहिए, नॉट बेसिक। अब बिलो देन 7 क्या है, बेसिक है। बिलो देन 7 बेसिक है, तो अब क्या करेगा ये, यहाँ पे आपको कोडिंग करेगा, तो ऊपर जो भी कोटिंग होती है वो हट जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम बाइक्रोड बेकिंग सोडा। ये क्वेश्चन पूछा है नहीं था। एंटा एसिड दैट ट्रीट एसिडिटी। अब पता है आपको, अब वो खाते हो खूब, एसिड को हटाने के लिए क्या बोलते हैं, छोटा सा पाउच आता है, पी के तुरंत वो कर लेते हो, उसमें यही होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट ही इस्तेमाल होता है उसमें, इसलिए वो नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, एक बार तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक बार आपको ये क्वेश्चन अपने घर पे रिवाइज करना है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे या इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ठीक है आर्यन, इसको मैं सीट शेयर कर दूंगा, तो आप इसको रिवाइज कर लेना, ओके। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, चलो गुड नाइट।